हाय, माय नेम इज डॉक्टर देव और आप मेरे साथ चल रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी जिसको हम सीआरएम की जर्नी कह रहे हैं। आई होप जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा और आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीआरएम के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सके। मैं अभी तो थ्योरी में काम कर रहा हूँ, लास्ट में बिल्कुल लास्ट वाले यूनिट के बाद जो लास्ट बचेगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा, कैसे उनको सॉल्व करना है वो भी हम बात करेंगे। हालांकि बीच बीच में भी मैं सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। अभी तक जो हमारा मेन फोकस रहा है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से सीआरएम का क्या फ़ायदा है, सीआरएम की सर्विस क्वालिटी के बारे में और उनकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है, उनको हमने समझा है। अब जो हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट के अंदर वो हम बात करेंगे सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन की। हमने सीआरएम प्रोसेस को कवर करा, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो, सीआरएम का सॉफ्टवेयर तैयार है, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इट्स नॉट दैट ईजी। क्यों नहीं ईजी है? क्योंकि एक नई चीज़ होगी, शायद एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, हमें ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। हमें टेक्नोलॉजी को भी समझना पड़ेगा कि क्या कस्टमर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार है, राइट? क्या मैं कस्टमर को कोई एक प्रैक्टिस वर्जन दे रहा हूँ या कोई मैं टेस्ट वर्जन दे रहा हूँ, जिसको हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर के टर्म में बीटा वर्जन्स कहते हैं। तो उनको हम कैसे, उनकी वो जर्नी है। सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन इज एक्चुअली ए जर्नी एंड एक्चुअली ए प्रोसेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला है वो है चूजिंग द राइट सीआरएम सॉल्यूशन। अगेन इट्स ए सॉफ्टवेयर, तो हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाता है और वो प्रोसेस थोड़ा सिंपल होता है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो या कुछ इसमें कुछ करना है, ऐसा नहीं है। इट इज़ बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ टू सिलेक्ट अ सीआरएम, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे सीआरएम्स अवेलेबल है। सो सबसे पहला क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड एस्टैब्लिश योर गोल्स। सबसे पहले जब भी मैं सीआरएम को सिलेक्ट करने की सोचूंगा, मेरे दिमाग में मेरा गोल क्लियर होना चाहिए, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि मेरा आउटकम क्या है। जब तक मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट इज गोइंग टू बी माय आउटकम, मैं सीआरएम का सॉल्यूशन कैसे मैं सिलेक्ट करूंगा। सो सबसे पहले मैं अपने सीआरएम सॉल्यूशन को सिलेक्ट करने के लिए अपने आउटकम को क्लियर करूंगा। फिर मैं आउटकम की जो पॉइंट वाइज आउटकम है उनको मैं मैप करता रहूंगा कि वेदर ऑल द आउटकम्स आर मैप्ड by the CRM solution that I am planning to purchase or not, right? Second point आता है pay attention to the ease of use and adoption rate. So बहुत easy है, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हम एज ए कंपनी जो हम CRM ले रहे हैं वो मेरे एम्प्लॉयज़ अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो कस्टमर्स अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए टू अडॉप्ट a new CRM solution I have to change the entire infrastructure or customer will have to buy a new maybe hardware gadget or software, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। So it's important to understand the kind of ease that this CRM will bring in while adopting it, while implementing it, और वो रेट में भी ठीक होना चाहिए। थर्ड पॉइंट होता है रिसर्च सीआरएम फीचर्स इन डेप्थ। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि मेरा गोल क्लियर होना चाहिए। अगर मेरा गोल क्लियर होगा तभी मैं सीआरएम के फीचर्स की एनालिसिस पूरी अच्छी तरह से कर पाऊंगा। सो वंस माय गोल इज क्लियर देन आई विल रिसर्च व्हाट ऑल आई वांट, द फीचर्स दैट आई एम लुकिंग फॉर, एंड देन आई विल मैप। सो माय एवरी गोल, एवरी फीचर दैट आई हैव प्लान्ड शुड मैप हियर। मैं यहाँ पे मान के चलूंगा कि ये सारी चीजें मैप होनी चाहिए। उसके बाद जब हम फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं तो फोर्थ पॉइंट इज नैरो डाउन योर ऑप्शन। सो मेरे पास 5, 6, 10 ऑप्शंस होंगे, अलग अलग कंपनीज के ऑप्शंस होंगे, उनके रेट्स अलग होंगे, उनकी फीचर्स, थोड़े बहुत एडिशनल फीचर्स वो दे रहे होंगे, वो बहुत कुछ कर रहे होंगे। सो मुझे वो नैरो डाउन करना है कि अगर मेरे पास 15, 20, 40 ऑप्शंस हैं, उनमें से मैं 2, 3, 4 को मैं नैरो डाउन करूँ बेस्ड ऑन द फीचर्स एंड द प्राइसेस दैट वी आर लुकिंग एट। देन जब मैंने नैरो डाउन कर दिया, फिर ये आता है कि मेरा बिजनेस का साइज क्या है, राइट? सो बिजनेस का साइज का मतलब है कि मैं कितने बड़े बिजनेस में डील कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स कितने, नंबर्स ऑफ क्लाइंट्स कितने बढ़ेंगे, मैं कितना बड़ा सर्वर की डिमांड कर रहा हूँ, कितने फीचर्स मुझे चाहिए, वो सर्वर्स सारे फीचर्स को डील करेगा कि नहीं करेगा। जब भी हम बात कर रहे हैं क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं जो कि हमें एक एक करके ध्यान रखना पड़ता है। सो हमारे इंडस्ट्री के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए और इंडस्ट्री का साइज पता होना चाहिए, हम कितने आगे तक की सोच रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। आफ्टर दैट हम बात कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट डेमो की बात कर सकते हैं। हम लोग डेमो ले सकते हैं, कंपनीज वालों को बुला सकते हैं, उनके सॉफ्टवेयर को चेक कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप हमारे बिजनेस के हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेमो को दीजिए। सो डेमो लेने के बाद आप थोड़ा बहुत आइडिया कर सकते हो कि वेदर दिस इज द सूटेबल प्रोडक्ट फॉर यू और नॉट। लास्ट अगर हम देखते हैं, इंश्योर इंटीग्रेशन विद द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन। हमें इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाए।
राइट। जो हमारा ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, ऑलरेडी अगर प्रोसेस चल रहा है, तो नया प्रोसेस, नया सिस्टम उसके साथ इंटीग्रेट होना ज़रूरी है। इंटीग्रेट होने के फ़ायदे बहुत है। अगर इंटीग्रेट नहीं हो पाया, कस्टमर भी बुरा मानेगा और एम्प्लॉयज़ भी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं होंगे, राइट। तो ये जो सारे जो सातों के सातों पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखना। दीज आर ऑल एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है या प्रोसेस है टू सेलेक्ट अ सीआरएम, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको हर एक पॉइंट को इसको इलॉबरेट करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन सिंपल डायरेक्ट हो सकता है इसके अंदर कि व्हाट आर द स्टेप्स और व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ राइट सीआरएम। सो आपको ये सारे सातों पॉइंट्स इन दैट केस लिख के आना पड़ेगा, राइट। Okay, so let's start with the next point, which is framework of implementing CRM. CRM को इम्प्लीमेंट करने का जो हम एक फ्रेमवर्क लेके चलते हैं, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली में ये मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा हुआ है। आपको जो नोट्स मिलेंगे वो प्रॉपर नोट्स के साथ है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको बड़ा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मार्क्स का आप तो भी लिख सकते हो, छोटे मार्क्स का आप तो भी लिख सकते हो। मैं यहीं पे ये 8 पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा आपको फर्दर और इन डेप्थ स्टडी करनी है, आप मेरे नोट से देख सकते हो। सो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर नीडिंग ए सीआरएम। देखो, ये जो सीआरएम की ज़रूरत है, ये हमेशा हम बात कर चुके हैं कि कस्टमर को रिटेन करने के लिए, कस्टमर को सर्विस क्वालिटी बेटर देने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को हम लेके कंसिडर करके हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई द रीजन फॉर नीडिंग सीआरएम के बारे में बात करते हैं। सेकेंड है डिफाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक बार मैं ये आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि मुझे सीआरएम की क्या ज़रूरत है, उसके बाद मैं अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करता हूँ अदर देन जो पॉइंट्स मुझे फर्स्ट से मिले हैं। ये मेरे अपने बिजनेस के पॉइंट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट जब हम देखते हैं तो वो तो बात करता है क्रिएट अ परफेक्ट सीआरएम टीम। अब आप देखो, सीआरएम कोई एक जने का काम नहीं है। अगर हम सीआरएम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें एक प्रॉपर एक टीम बनती है। उस टीम के अंदर टेक्निकल बंदे होते हैं जो सीआरएम को फ्रॉम टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सीआरएम में मार्केटिंग के बंदे होते हैं क्योंकि ये पूरा ही मार्केटिंग का टूल है। सीआरएम में हम जब बात करेंगे तो उसके अंदर सीआरएम को यूज़ कौन करेगा, वो जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो सीआरएम के बैक एंड सपोर्ट एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। सो ओवरऑल जो सीआरएम टीम की ज़रूरत पड़ती है फ्रेमवर्क में, हमें उसको भी रखना पड़ता है कि एक सीआरएम के अंदर जो पूरी जो टीम होगी, जिसमें टेक्निकल बंदा भी होगा, मार्केटिंग बंदा भी होगा और जो लोग उस पर काम करेंगे वो लोग भी होंगे। फोर्थ पॉइंट है रिसर्चिंग वेंडर्स। ये हम पिछले वाले पॉइंट में भी बात कर चुके हैं कि हमें जो ऑल्टरनेटिव वेंडर्स हैं, ऑल्टरनेटिव जो लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर, हमें उनके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। वो कितने हमारे रिक्वायरमेंट से क्लोज हैं वो हमें देखना पड़ेगा। हमें पूरी मैपिंग करनी पड़ती है कि सीआरएम के जो वेंडर्स हैं वो जो फीचर्स दे रहे हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उन फीचर्स के साथ हम मैपिंग करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोरकास्ट द कॉस्ट एंड बेनिफिट। बहुत ज़रूरी है। देखो, जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो पैसा कितना भी खर्च कर लो हमें कमी पड़ता है एक्चुअली में। सो बड़े से बड़े कंपनीज़ हैं, छोटे छोटे कंपनीज़ हैं। आपने बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ के नाम सुने होंगे जब हम सीआरएम की बात करते हैं, जिसमें सेल्स फोर्स जैसी कंपनी भी है जो अपने में बहुत बड़ी है, राइट। तो हमें कौन सी सीआरएम चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो फिफ्थ पॉइंट है वो है फोरकास्ट द कॉस्ट एंड बेनिफिट। देखो, हमें पता है कि हमारी कंपनी का क्या साइज़ है, हमारे क्लाइंट्स कितने बढ़ सकते हैं, कैसे क्लाइंट्स हैं, हमारा टिकट साइज़ कितना है, हमारे बेनिफिट्स कितने हैं, हमारे मार्जिन्स कितने हैं। उन मार्जिन्स के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि हमारी कॉस्ट की क्या फोरकास्टिंग हम लेके चल रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, इन सारे कंपनीज़ को तो हम लोग ज़रूरी नहीं है कि अब बड़े से बड़े कंपनी का हम सीआरएम ले सकें। सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस दैट वी आर इन एंड द बिजनेस फोरकास्ट दैट वी हैव, वी कैन फोरकास्ट द कॉस्ट ऑफ द सीआरएम। नेक्स्ट इज डेवलप इम्प्लीमेंटेशन प्लान। देखो, अब सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट तैयार है आपके पास। सीआरएम का आपने कॉस्ट पता कर लिया, अब आप सीआरएम को खरीद भी रहे हो। अब आपको एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना पड़ेगा, आपको माइलस्टोन्स बनाने पड़ेंगे। कौन किस पे काम करेगा, मतलब टेक्निकल टीम काम करेगी सीआरएम के इंटीग्रेशन में, जो मार्केटिंग टीम है वो काम करेगी मार्केटिंग के टूल्स बनाने में, उनको समझने में, कैसे वो रिपीटेडली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स का डेटा कैसे ले सकते हैं, कस्टमर्स को कैसे ट्रेन करेंगे, एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेन करेंगे, वो सारा आपका एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज एक्चुअली में जब आप करना है, एग्जीक्यूट करना है, जो कि होता है माइग्रेट टू द न्यू प्लेटफॉर्म। अब मुझे माइग्रेट करना है, ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म मेरे चल रहा है उस प्लेटफॉर्म से मुझे नए प्लेटफॉर्म में
माइग्रेट करना है। तो माइग्रेशन इतना इजी नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर जो इंटीग्रेशन होगा उसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद कस्टमर्स को मुझे ट्रेन करना पड़ेगा, कस्टमर्स को भी मुझे समझाना पड़ेगा कि हमने नए प्लेटफॉर्म पे हम आ गए हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, पुराने का क्या मतलब नुकसान था। एम्प्लॉयज़ को समझाना पड़ेगा, उनको बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो इट्स नॉट दैट ईजी। कोई भी नई चीज़ जब हम सिस्टम के अंदर लाते हैं ना, हमें उस सिस्टम से जब हम छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हमें बहुत ही बारीकियों से चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ माइन्यूटेस्ट ऑफ माइन्यूट डिटेल्स, जो सारी चीज़ें हैं। एंड वंस वी आर डन विद दैट ओनली देन वी शुड टॉक अबाउट द माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है। सो द लास्ट इज वो है मॉनिटर एंड रिव्यू द रिजल्ट। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करी है, हमने पुराने सिस्टम में नए सिस्टम को लेके आए हैं, नए सॉफ्टवेयर हमने यूज़ करे हैं, नए ट्रेनिंग्स दी हैं लोगों को, कस्टमर का भी हमें रिव्यू लेना ज़रूरी है। सो एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि हम जो पूरे के पूरे सिस्टम को हम जो नया कर चुके हैं तो उसका रिजल्ट क्या है। हमने इतना पैसा खर्चा किया टू रिवैम्प द एंटायर सिस्टम, तो उसका फ़ायदा क्या, बेनिफिट क्या, कस्टमर कितना उसके बारे में पॉजिटिव है, कस्टमर कितना उसके बारे में बोल रहा है, कस्टमर की एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की एक्सेप्टेंस लेवल क्या है। तो इन सबको हमें मॉनिटर करके चलना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हमें रिजल्ट्स को भी देखते रहना पड़ेगा, सो दैट ऑल द रिजल्ट शुड फॉल इन द पॉजिटिव साइड ओनली। सो ये 8 तरीके थे टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग CRM। मैंने जैसा आपको बोला है, आप इसके आगे देखो, इसके सारे हमने पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट्स आप जा सकते हो। एंड इफ यू वांट टू राइट अ बिग आंसर ऑल्सो, आप इन सारे पॉइंट्स को पढ़ के लिख सकते हो, राइट। ओके, सो अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, जिसके अंदर हमें फेजेस की बात करेंगे कि 5 फेजेस होते हैं CRM प्रोजेक्ट्स के। ये पांचों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप देख सकते हो। डेवलपमेंट, कस्टमाइजेशन, प्रोसीजर रिव्यू, डेटा प्रिपरेशन, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग एंड रोल आउट एंड एवोल्यूशन। देखो ये पांचों जो पॉइंट्स हैं बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। हालांकि क्योंकि CRM एक सॉफ्टवेयर है और जो हम प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर का ही प्रोजेक्ट है, तो सॉफ्टवेयर की ही इम्प्लीमेंटेशन होनी है, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल है। सो पहला है डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन, जिसके अंदर हम एज पर द कंपनीज नीड एंड एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट हम कस्टमाइज करते हैं। हमें ये करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज CRM हम एज इट इज़ किसी कंपनी का ले लें और वो हमारे मतलब का ना हो, डजंट मेक सेंस। सो टू मेक श्योर दैट एवरी पॉइंट वॉट एवर वी वॉन्ट एज अ, जो हमने गोल बनाया था, जो हमने अपना फ्रेमवर्क बनाया था, उसके जो हमने फीचर्स बनाए थे, जो हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी मीन्स जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कस्टमाइज करना आना चाहिए या कस्टमाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट होता है प्रोसीजर रिव्यू। हम जब भी कोई चीज़ कर रहे हैं उसको हमें रिव्यू भी करते रहते हैं, बीच बीच में हमें रिव्यू करना है कि वेदर दिस इज गोइंग टू बी एज पर व्हाट वी आर लुकिंग एट, वेदर दिस विल बी एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, दिस विल बी एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉयज, दिस इज डूएबल थिंग, हमारे कॉस्टिंग में आ रहा है, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो ऑल दोज थिंग्स यू नीड टू रिव्यू। सो प्रोसीजरल रिव्यू बहुत ज़रूरी है। डेटा प्रिपरेशन अगेन, क्योंकि डेटा इंटीग्रेट होगा इधर से उधर, हमें नया डेटा भी चाहिए होगा। सो इन दैट केस जो भी हम प्रोजेक्ट CRM फेज की बात करते हैं उसके हमें डेटा को प्रिपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। हमने सॉफ्टवेयर ले लिया, उसका टेस्ट तो देखो करना पड़ेगा, इसको हम बीटा टेस्टिंग भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर में जब भी हम टेस्टिंग करते हैं उसको हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। जो बीटा टेस्टिंग है इसका मतलब है कि हम एक तरीके से अलाउ कर रहे हैं कस्टमर को कि हमारे नए प्लेटफॉर्म में आके वो काम करना शुरू करें, हमारे एम्प्लॉयज़ उस नए प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, बट अभी तक हमने ये फाइनली रोल आउट नहीं करा, हमारे दोनों सिस्टम पैरेलली चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर बाई चांस नए वाले सिस्टम में कोई इशू आता है तो हम वापस पुराने सिस्टम में जा सकते हैं। सो वंस कस्टमर एग्रीज, दी टीम एग्रीज, जो उस पर काम करेंगे वो सब एग्रीमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे जाते हैं विच इज़ रोल आउट एंड एवोल्यूशन। अब हम पूरे सिस्टम को रोल आउट करते हैं, इंटीग्रेट कर चुके हैं, हम पुराने सिस्टम को बाहर निकाल देते हैं और नए सिस्टम पे हम काम करना शुरू करते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम उसकी वैल्यूएशन भी करते हैं, जो रिजल्ट की वैल्यूएशन है, सेटिस्फैक्शन लेवल की वैल्यूएशन है, जो उस पर काम कर रहे हैं वो कैसा इसको फील कर रहे हैं, तो वो सारे वैल्यूएशन हम करते हैं। सो इस हिसाब से हमने कंप्लीट करा 5 फेजेस ऑफ CRM प्रोजेक्ट। ओके, सो ये जो 5 फेजेस है जो मैंने अभी आपको बताया, सारे मैंने एक्सप्लेन करे हुए, पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करा हुआ है, आप आराम से देख सकते हो, नोट्स में आप जा सकते हो, नोट्स को पढ़ सकते हो। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे और थ्रू नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट इज बीटा टेस्ट एंड डेटा इंपोर्ट। ओके, सो बीटा टेस्ट को हमने थोड़ा सा अलग रखा हुआ, मतलब टेस्टिंग को ही हमने अलग रखा हुआ है।
थोड़ा सा समझने के लिए। देखो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक जब भी हम लॉन्च करते हैं तो उसे हम बीटा वर्जन ही बोलते हैं, राइट। सो बीटा टेस्टिंग का मतलब है कि हम एक्चुअलिटी में कस्टमर को बोलते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करो। हम एज एन एम्प्लॉय उसको हम यूज़ करते हैं एंड वी ट्राई टू सी एवरीथिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट दिस इज अ न्यू सिस्टम जो हमें यूज़ करना, और पुराना सिस्टम अभी रहता है, हम उससे बिल्कुल बाहर नहीं आते। सो अगर आप देखोगे बीटा टेस्टिंग में एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, ठीक है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी कस्टमर की और एम्प्लॉय की दोनों को, तो हम उसको नहीं चालू करते, उसको हम रोल आउट नहीं करते हैं। सो इसके अंदर हम फंक्शनैलिटी की यूजिबिलिटी देखते हैं, उसकी एबिलिटी देखते हैं, हम उसमें देखते हैं कि हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है, जो जो चीज़ें हमने सोचा है क्या वो सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर इम्प्लीमेंटेशन है। साथ ही साथ जब हम बीटा टेस्ट करते हैं हम ये भी देखते हैं कि पुराना डेटा इंपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ, इंटीग्रेट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। आपने देखा होगा कभी आपका फ़ोन खो जाता है तो आपके जहन में सबसे पहले क्या होता है कि नए फ़ोन में मेरा पुराना वाला डेटा आएगा कि नहीं आएगा, राइट। वही चीज़ यहाँ पे है, अगर एक नया सिस्टम हम ला रहे तो क्या मेरा जो पुराना वाला डेटा था क्या वो डेटा आएगा। मुझे नेक्स्ट पेज दे दो प्लीज़। ये देखो, ये मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको समझा रखा है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हो बीटा टेस्टिंग के बारे में। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन 3 से 5 नंबर का आ जाता है कि बीटा टेस्टिंग क्या है और क्यों ज़रूरत है। तो मैंने मोरलेस आपको बता दिया क्या क्या ज़रूरत है, और उसको आपको अगर पॉइंट वाइज पढ़ना है वो भी आप पढ़ सकते हो। अब इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हम सीधा आते हैं डेटा पे कि डेटा इंपोर्ट कैसे होगा, राइट। ये सारा बीटा टेस्टिंग था, अब आता है डेटा इंपोर्ट का। देखो डेटा जो इंपोर्ट करना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि पुराना डेटा खोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है। जैसे मैंने फ़ोन की बात करी कि फ़ोन का डेटा मुझे नेक्स्ट फ़ोन में चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो एंड्रॉयड वाले हैं वो आईफोन पे शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं, जो आईफोन वाले हैं वो एंड्रॉयड पे शिफ्ट नहीं होना चाहते क्योंकि उनका डेटा फिर लॉस होता है। सो ऐसे में जहाँ पे कस्टमर की बात है, मेरा बिजनेस पूरा उसी कस्टमर के डेटा पे डिपेंडेंट है, मैं ऐसे बिजनेस में डेटा का जो इंपोर्ट है उसके साथ कुछ भी तरीके का पंगा नहीं ले सकता। सो आई हैव टू मेक श्योर दैट एवरी सिंगल बिट ऑफ डेटा विच इज देयर इन माई ओल्ड सिस्टम मस्ट कम बैक to my new system, and that is the reason that I am actually paying such a hefty amount. सॉफ्टवेयर ठीक है एक अलग है, बट डेटा की इंटीग्रिटी एंड डेटा का इंपोर्ट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। हमें किसी भी तरीके से देखना पड़ेगा कि कैसे डेटा सेम तरीके से आ जाए और वो डेटा जल्दी भी आए। ये भी नहीं है कि डेटा आने में बहुत टाइम, बिकॉज दिस डेटा इज गोइंग टू बी इन मिलियंस एंड ट्रिलियंस। सो ये डेटा स्मूथली नए सिस्टम में आ जाना चाहिए। ओके, अब डेटा इंपोर्ट जब हो गया इसके बाद हमें ना ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अब हम ट्रेन भी तो करेंगे ना। ट्रेन किस किस को करना है, 2 लोगों को ट्रेन करना है। once the software is ready and once the software is already we have done the beta testing, the data has been transported, in that case now the left is training. So we'll have to provide training to the new customers, to the old customers, and also to our employees जो टीम है। if my team is not ready with the new system तो वो customers को क्या समझाएंगे। so first it is important that we take time and train the employees, train the people, those who are behind the CRM, and we should train the customers also. और ये जो ट्रेनिंग की जो एक तरीके से ट्रांजिशन है ये बहुत स्मूथ होना चाहिए। सो ये जो ट्रेनिंग है ये एक स्मूथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रांजिशन भी एक स्मूथ होना चाहिए, और ट्रेनिंग के लिए इंसेंटिव्स भी मिलने चाहिए, मोटिवेशन भी हमें कराना पड़ेगा। मोटिवेशन में हमें कुछ कुछ इंसेंटिव्स के अलावा भी शायद चीज़ें हमें रखनी पड़ेंगी, बट देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिफोर वी रोल आउट अ सिस्टम एंड वंस द ट्रेनिंग इज डन हमें उसको रोल आउट करना है। ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग के बाद हमें रोल आउट करना है, ये फाइनल फेज है। अब देखो रोल आउट करने के टाइम पे भी बहुत गलतियां हो सकती हैं, मतलब सॉफ्टवेयर पूरे डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा। इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है वो एक बहुत स्मूथ होना चाहिए। जो ट्रांजिशन है फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम वो भी बहुत स्मूथ होना चाहिए। सो रोल आउट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। ये कुछ इस टाइप का फेज, आप इस चीज़ को समझो जैसे अगर हम कोई चंद्रयान हमने भेजा ऊपर और बाई चांस जो पहले चंद्रयान तक क्रैश हुआ था, तो ये वो वाला फेज है कि भाई हम सारी चीज़ें अब हमने कर ली है, अब हमें रोल आउट करना है। सो इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और इसके अंदर सब लोगों की ज़रूरत है जब हम इस ट्रांजिशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो ये पूरा तरीका है जो हमने इस पूरे यूनिट में देखा है, राइट। इस पूरे यूनिट में हम इसी चीज़ों की बात कर रहे हैं,
और बहुत बड़ा यूनिट नहीं है ये, बट फिर भी ये इम्प्लीमेंटेशन वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और क्वेश्चन एक ज़रूर आता है इस यूनिट से। ठीक है, सो थैंक्स नाउ। अब आप तैयारी करो, आपके पास 4 यूनिट हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब हम लेंगे लास्ट यूनिट जो कि फाइनल यूनिट है।